हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। एक चैप्टर और हमारा ख़त्म हो गया है और उसके एमसीक्यूज़ करेंगे। जो चैप्टर हमने ख़त्म किया है वो है डेवलपमेंट अक्रॉस लाइफ स्पैन और उसके एमसीक्यू स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, डिफरेंसेस बिटवीन एज ग्रुप वुड कॉज द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम फॉर विच डेवलपमेंटल रिसर्च मेथड। हमने बहुत सारे रिसर्च मेथड पढ़े हैं। स्टार्टिंग में चैप्टर जब शुरू हुआ था उसमें लॉन्गिट्यूडनल था, क्रॉस सेक्शनल था, क्रॉस सिक्वेंशियल था और क्रॉस कल्चरल। तो इसमें से वो बोल रहा है कि कौन से वाले रिसर्च मेथड में एज ग्रुप का जो डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन एज ग्रुप का जो डिफरेंस है उसकी वजह से प्रॉब्लम आती है, कौन से वाले रिसर्च मेथड में। लॉन्गिट्यूडल में तो क्या होता है कि हम लोग एक ही पर्टिकुलर पर्सन को डिफरेंट एज ग्रुप में स्टडी करते हैं या एक ही ग्रुप को, तो इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। क्रॉस कल्चरल में कल्चर के ऊपर ज़्यादा फोकस होता है, अलग अलग कल्चर के लोगों का कैसे क्या क्या डिफरेंसेस है। क्रॉस सिक्वेंशियल में क्या होता है, हम लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस सेक्शनल दोनों लेके चलते हैं, तो प्रॉब्लम आती है क्रॉस सेक्शनल में। क्यों इसमें प्रॉब्लम आती है क्रॉस सेक्शनल मेथड में, जो कि इसका आंसर है क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं, अलग अलग लोगों को स्टडी कर रहे हैं और उनकी एज में फ़र्क भी हो सकता है, एज ग्रुप में फ़र्क हो सकता है। मतलब हम एक पर्टिकुलर पर्सन को स्टडी नहीं कर रहे हैं, अलग अलग लोगों को स्टडी कर रहे हैं पर्टिकुलर एज ग्रुप में। तो यहीं पे ये प्रॉब्लम आती है, जो डिफरेंसेस हो सकते हैं एज ग्रुप के बीच में। तो ये इसका आंसर है। सेकेंड है, इफ़ अ पर्सन हैज़ वन जीन फॉर सिस्टिक फिब्रोसिस बट डज नॉट हैव द डिसीज, सिस्टिक फिब्रोसिस मस्ट बी अ डैश डिसऑर्डर। अगर किसी पर्सन के अंदर एक जीन है जिसको ये सिस्टिक फिब्रोसिस है, अब यहाँ पे वो डोमिनेंट जीन और रिसेसिव जीन की बात हो रही है। किसी एक पर्सन के अंदर कोई ऐसा जीन है जिसको सिस्टिक फिब्रोसिस है बट उस पर्सन को वो डिसीज़ नहीं है, तो वो सिस्टिक फिब्रोसिस किस टाइप का डिसऑर्डर होगा, वो होगा रिसेसिव जीन वाला डिसऑर्डर। क्योंकि रिसेसिव जीन में जो होता है वो हमें डिसीज़ कॉज नहीं करता है, लेकिन हम कैरी कर सकते हैं जब तक वो डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों में ना आए। नेक्स्ट, इन डैश सिंड्रोम द 23rd पेयर ऑफ द क्रोमोसोम इज मिसिंग एन एक्स रिजल्टिंग इन शॉर्ट इनफर्टाइल फीमेल। तो हमने कुछ सिंड्रोम्स पढ़े थे जब हम ये जेनेटिक्स के बारे में पढ़ रहे थे, उसमें से कौन सा ऐसा सिंड्रोम हमने पढ़ा था जिसमें 23rd पेयर जो क्रोमोसोम का होता है, जो हमारा सेक्स कैरेक्टरिस्टिक डिसाइड करता है, उसमें एक एक्स अगर मिसिंग हो तो जो फीमेल होती है वो शॉर्ट इन हाइट और इनफर्टाइल होती है, मतलब सिंगल एक्स वाला। तो उस सिंड्रोम का नाम है टर्नर्स सिंड्रोम। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट डाइजाइगोटिक ट्विंस। डाइजाइगोटिक ट्विंस कौन से हैं इसमें से? वन एग इज फर्टिलाइज बाय टू डिफरेंट स्पर्म, तो वन एग है तो मोनोजाइगोटिक होगा। वन एग से ही आप सोच सकते हो कि डाइजाइगोटिक तो है नहीं, वन एग है। वन एग स्प्लिट्स एंड इज देन फर्टिलाइज बाय टू डिफरेंट स्पर्म, तो अगेन एक ही एग है जो दो हिस्सों में डिवाइड हुआ है, तो ये भी मोनोजाइगोटिक ही होता है। टू एग्स, अब यहाँ पे हो सकता है ये आंसर हो, टू एग्स गेट फर्टिलाइज बाय टू डिफरेंट स्पर्म। दो एग्स फर्टिलाइज होते हैं दो डिफरेंट स्पर्म से, तो ये होता है डाइजाइगोटिक। टू एग्स आर फर्टिलाइज बाय सेम स्पर्म, ये तो हो नहीं सकता पॉसिबिलिटी, तो आंसर इज सी। नेक्स्ट, द स्पंज लाइक ऑर्गन दैट प्रोवाइड्स नरिशमेंट फॉर द ग्रोइंग बेबी एंड फिल्टर्स अवे वेस्ट। तो कौन सा ऐसा ऑर्गन होता है जो बेबी को नरिशमेंट देता है और वेस्ट क्लियर करता है? प्लेसेंटा। द क्रिटिकल पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी इज, हमने क्रिटिकल पीरियड के बारे में पढ़ा था, एम्ब्रियोनिक पीरियड क्रिटिकल पीरियड होता है प्रेगनेंसी का। मैरीज बेबी वॉज born with a smaller than normal head, some facial malformations, and is mentally retarded. Mary most likely dash during her early pregnancy. तो मैरी का बेबी जो है उसका हेड का साइज़ नॉर्मल हेड साइज से छोटा है और कुछ मेलफॉर्मेशंस है फेस में,
तो हमने, अगर वो आपको याद हो, हमने टेरिटोजेंस के बारे में पढ़ा था कि प्रेगनेंसी के टाइम पे आप कुछ चीज़ें जो होती है अलाउड नहीं होती, जिसका बहुत ज़्यादा बैड इफ़ेक्ट हो सकता है। उसमें से ये जो आप बता रहे हैं यहाँ पे सिम्टम्स, ये होते हैं अगर आप अर्ली प्रेगनेंसी में अल्कोहल लेते हो तो मैरी में भी ड्रैंक अल्कोहल ड्यूरिंग हर अर्ली प्रेगनेंसी, इसलिए उसका बेबी जो है ऐसा हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, इन द डैश रिफ्लेक्स द बेबी मूव्स इट्स हेड टुवर्ड एनी लाइट टच टू इट्स फेस। तो कौन सा रिफ्लेक्स होता है जिसमें बेबी उस तरफ मुंह करता है जिस तरफ आप उसके मुंह के पास हाथ लगाते हो, उसको बोलते हैं रूटिंग रिफ्लेक्स। which of the newborn senses is the most fully developed at birth? कौन सी सेंस सबसे ज़्यादा fully developed होती है? टच। At what age can a typical infant sit without support? अगर विदाउट सपोर्ट एक छोटा बच्चा बैठ पाए तो वो कौन सी एज में पॉसिबल हो सकता है? अराउंड 6 months। By age 5 the brain is at -% of its adult weight। 5 साल की एज तक ब्रेन का जो वेट है वो एडल्ट के कितना % होता है? सो आंसर इज 90% एडल्ट के ब्रेन के वेट का। क्वेश्चन नंबर 12, इन विच ऑफ द पियाजे स्टेजेस डज चाइल्ड बिकम केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कंजर्वेशन? कौन सी स्टेज में बच्चा कंजर्वेशन समझने के केपेबल हो जाता है? अगर आपको वो एक्सपेरिमेंट याद है जिसमें हमने बच्चे के सामने 2 ग्लास रखे थे पानी के, और छोटे ग्लास को लंबे ग्लास में पानी डाल दिया था, पानी सेम था लेकिन फिर भी बच्चे ने बोला कि जो लंबा वाला ग्लास है उसमें पानी ज़्यादा है। तो उस टाइम उसके अंदर ये कंजर्वेशन वाली एबिलिटी नहीं थी। अब कौन सी ऐसी स्टेज कह रहे हैं पियाजे जो उसमें कंजर्वेशन वाली एबिलिटी आ जाती है, जिससे उसको ये पता चल जाता है कि अगर पानी एक जगह से दूसरी जगह डाला है तो अमाउंट सेम ही रहेगा, कम ज़्यादा नहीं होगा। तो वो होती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो ये 4 स्टेजेस की सीक्वेंस कैसे होती है? पहले सेंसरी मोटर होती है, फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल होती है, फिर सेंसरी मोटर, फिर प्री ऑपरेशनल, फिर कॉन्क्रीट, फिर फॉर्मल। तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में जाके बच्चे को कंजर्वेशन की एबिलिटी उसको समझ में आने लगता है। फिर है अकॉर्डिंग टू वाइगॉट्स्की, गिविंग अ चाइल्ड हेल्प इन द फॉर्म ऑफ आस्किंग लीडिंग क्वेश्चंस एंड प्रोवाइडिंग एग्जाम्पल। तो वाइगॉट्स्की के अकॉर्डिंग अगर आप किसी बच्चे की हेल्प कर रहे हो उससे क्वेश्चंस पूछ के और उसको एग्जांपल बता के, तो आप उसको क्या दे रहे हो? स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड कर रहे हो। बच्चों की हेल्प करना स्कैफोल्डिंग बोलते हैं वाइगॉट्स्की उसको। क्वेश्चन नंबर 14 में, एज चिल्ड्रन ग्रो फ्रॉम द प्री स्कूल ईयर्स इनटू मिडिल चाइल्डहुड, the big changes in the capacity of short-term memory are most likely due to an increase in the use of dash। तो जब बच्चे प्री स्कूल से मिडिल चाइल्डहुड में जाते हैं तो उनकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में काफ़ी चेंजेस आते हैं, मतलब उनकी कैपेसिटी जो होती है वो इंक्रीज़ होने लगती है। जो चीज़ वो याद रख पाएँ वो चीज़ अब ज़्यादा बेटर हो जाती है। उसका रीज़न ये है, दे मोस्ट लाइकली ड्यू टू एन इंक्रीज इन द यूज़ ऑफ कंट्रोल स्ट्रैटेजीज़, क्योंकि कंट्रोल स्ट्रैटेजीज़ वो स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करना सीख जाते हैं चीज़ों को समझने की, याद रखने की, इसलिए उनकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है शॉर्ट टर्म मेमोरी की। 15th क्वेश्चन, लिटिल काशिफ हेल्ड हिज एम्प्टी कप टू हिज मदर एंड सेड मिल्क, हिज यूज ऑफ दिस वर्ड इज लेबल्ड डैश। तो एक छोटा बच्चा है काशिफ जो एक खाली कप अपनी मदर की तरफ करके बोलता है मिल्क। तो उसको हम कौन सी वाली लैंग्वेज का कौन सा फ्रेज बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे हॉलो फ्रेज, जिससे एक वर्ड से पूरा सेंटेंस समझ में आ जाता है कि वो क्या चाह रहा है। फिर उसके बाद है, एज एन इन्फेंट लिज नेवर लाइक चेंज, but if you introduce new things gradually she will eventually accept them without too much fuss। Liz is most likely dash। तो लिज के बारे में बोल रहे हैं कि जब वो लिज छोटी है, जब इन्फेंट है
तो उसको ज़्यादा चेंज पसंद नहीं है, ज़्यादा चेंज अच्छा नहीं लगता। लेकिन अगर आप कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस करो तो धीरे धीरे वो उसको एक्सेप्ट कर लेती है। तो दैट मीन्स शी इज़ स्लो टू वार्म अप, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है उसको एक्सेप्ट करने में। 17th क्वेश्चन है, इन द स्ट्रेंज सिचुएशन डैश बेबीज वर क्लिंगिंग अनविलिंग टू एक्सप्लोर, very upset when mommy left the room and demanded to be held but pushed her away at the same time when she returned। तो कौन सी सिचुएशन इन चारों में से ऐसी कौन सी वाली टाइप ऑफ टेम्परामेंट या अटैचमेंट थी जिसमें बेबी पहले तो बहुत रोते थे जब उनकी मदर उनको छोड़ के जाती थी, उसके बाद जब वापस आ रही है तो उसको मदर के सामने रो भी रहे हैं और उसको पुश भी कर रहे हैं, मतलब दोनों चीज़ें दिखा रहे हैं, अटैचमेंट भी और डिसअटैचमेंट भी। तो वो एम्बीवेलेंट था, एम्बीवेलेंट जिसमें वो कंफ्यूज होते हैं कि अटैचमेंट है या नहीं है। नेक्स्ट आता है एरिक्सन की, हम मॉरल वाले उस पर आ गए हैं। इन एरिक्सन क्राइसिस ऑफ डैश चिल्ड्रन आर डेवलपिंग अ सेंस ऑफ कॉम्पिटेंस एंड सेल्फ एस्टीम। तो कौन सी वाली स्टेज में एरिक्सन के बच्चे कॉम्पिटेंस और सेल्फ एस्टीम डेवलप करते हैं? कॉम्पिटेंस मतलब खुद से काम करना सीखना और अपने अंदर की सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाना। तो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट में तो ट्रस्ट से रिलेटेड होता है, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट में होता है कि वो कुछ काम करना सीखते हैं। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट में मतलब वो इनिशिएटिव लेना की कोशिश करते हैं अपने आप। इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियॉरिटी मतलब जब वो बहुत ज़्यादा अपने आप को, यही वाला स्टेज है जिसमें वो कॉम्पिटेंस और सेल्फ एस्टीम इंक्रीज़ करते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाते तो इन्फीरियॉरिटी आ जाती है उनके अंदर, सेल्फ एस्टीम बिल्ट नहीं होती, इन्फीरियॉरिटी आ जाती है। उसके बाद है Samantha refuses to go to school because her chin has a huge pimple on it and she is afraid that everyone will laugh at her. Point. Samantha is a victim of। तो Samantha है वो स्कूल नहीं जा रही है क्योंकि उसके चिन पे एक पिंपल हो गया है और उसको लग रहा है सब उसे देखेंगे और उसके ऊपर हंसेंगे। तो इसे एक तो ये पता चल रहा है कि Samantha जो है वो एडोलेसेंट एज में है और उसमें भी उसको किस चीज़ की प्रॉब्लम यहाँ पे हो रही है, इमेजिनरी ऑडियंस की जो टेंडेंसी होती है एडोलेसेंट में कि उन्हें लगता है हर कोई उन्हें देख रहा है। तो ये एक पार्ट ऑफ ईगोसेंट्रिज्म ही है जिसमें पर्सनल फेबल भी आता है और इमेजिनरी ऑडियंस भी आता है। एरिक्सन्स 5th स्टेज ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट इज, तो जो 5वीं स्टेज है एरिक्सन की, अगर आपको वो स्टेजेस का टेबल पूरा याद हो तो 5वीं जो स्टेज आती है एरिक्सन की वो आती है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, जिसमें वो बच्चा एडोलेसेंट एज पे पहुंचता है। नेक्स्ट है विजन एंड हियरिंग बिगिन टू डिक्लाइन इन द डैश। तो डिक्लाइन तो काफ़ी जल्दी होना शुरू हो जाती है लेकिन एक्चुअल में नोटिस बहुत लेट आता है। तो कौन सी स्टेज पर डिक्लाइन होना, 30s में ही आपका विजन और हियरिंग डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, जो कि नोटिस आता है आफ्टर 50s। नेक्स्ट है 22, डिक्लाइन इन टेस्टोस्टेरोन इन द 40s इज कॉल्ड। तो टेस्टोस्टेरोन जो है वो 40, ये हार्मोन है जो कि 40s में डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है और मेनली ये मेल हार्मोन है। तो मेल्स में हम क्या बोलते हैं, एंड्रोपॉज बोलते हैं, फीमेल में मेनोपॉज बोलते हैं। द क्राइसिस ऑफ द मिडल एडल्टहुड अकॉर्डिंग टू एरिक्सन इज डैश। मिडल एडल्टहुड मतलब यंग और ओल्ड के बीच वाला। तो उस टाइम का क्राइसिस क्या होता है, जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। नेक्स्ट, rebellion in the teenage years is the most likely outcome of dash parenting। कौन सी टाइप की पेरेंटिंग की वजह से बच्चे रेबेलियस बन जाते हैं, मतलब जो बोल रहे हैं उसके उल्टा करना, एंटी सोशल हो जाते हैं? इसमें जब हम ज़्यादा अथॉरिटेरियन होते हैं, अथॉरिटेरियन है डिसिप्लिनेरियन वाला टाइप, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। 25, कोलेजन एन इलास्टिक tissue that becomes less elastic as we get older is an example of dash theory of aging। तो हमने जो थ्योरी ऑफ एजिंग पढ़ी थी लास्ट में, उसमें हमने कुछ थ्योरीज पढ़ी थी जिसमें से एक थी वियर एंड टियर थ्योरी। वियर एंड टियर में क्या होता है, जो बताते हैं कि जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो धीरे धीरे ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। तो जैसे कोलेजन है जो हमारी स्किन को इलास्टिक रखता है, वो जब धीरे धीरे ख़राब हो जाता है तो हमारी स्किन में रिंकल्स आ जाते हैं।
अकॉर्डिंग टू कुबलर रॉस व्हेन बार्गेनिंग फेल्स डैश यूजुअली रिजल्ट्स। तो जो डाइंग के स्टेजेस बताए थे कुबलर रॉस ने, उन्होंने कहा था जब बार्गेनिंग नहीं हो पाती है गॉड के साथ कि वो उसे पर्सन को ना लेके ना जाए, डेथ उनकी डेथ जो है उनको फेस ना करनी पड़े, इस टाइप से बार्गेनिंग करते हैं, गॉड से नहीं हो पाती है तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। और लास्ट है विच कल्चर डिस्कस्ड इन द अप्लाइड साइकोलॉजी सेक्शन सीम टू हैव ग्रेटेस्ट फियर ऑफ द डेड। तो एक कल्चर जो हमने पढ़ा था नवाहो कल्चर, इन ये लोग क्या थे, अपने जो लोग जिनकी डेथ हो जाती है, अपने जितने भी रिलेटिव होते हैं जो भी होता है उनकी डेथ हो जाती है, तो ये उसमें सब लोगों को उनको फेस नहीं करने देते, सिर्फ 4 लोग होते हैं जो जाते हैं, क्योंकि ये बहुत डरते हैं कि ये लोग जो लोग मर गए हैं ये वापस भी आ सकते हैं, इनके अंदर एक बहुत डर होता है उन लोगों का जो मर गए हैं। तो ये कल्चर है जिसमें ये बहुत डरते हैं उनसे। तो ये हमारा चैप्टर और एमसीक्यू फिनिश हो गए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो चैप्टर शुरू करेंगे, ये पूरे चैप्टर की समरी है जो हमने बीच बीच में डिस्कस कर ली थी। बहुत अच्छी समरी इन्होंने बना के दी हुई है, आप चाहो तो इसको पॉज करके ये सब नोट कर सकते हो। अब 9 चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं, मोटिवेशन एंड इमोशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।